ये सिर्फ पेड़ नहीं काटे जा रहे दोस्तों, ये एक धरोहर की जड़ें हिल रही हैं। बिजली महादेव, जहां देवता स्वयं विराजमान है, जहां लोग हर साल 3-4 घंटे की कठिन चढ़ाई करके पहुंचते हैं। लेकिन अब वही पहाड़ी काटकर एक रोपवे बन रहा है। ग्रामीण सड़कों पर हैं, बाजार बंद हैं और लोग कह रहे हैं ये हमारे देवता की मर्जी के खिलाफ है। चिपको आंदोलन शुरू कर देंगे। क्या हम इसके बाद कुछ, जब देवता ने इनकार की, जनता ने इनकार की, ये डेवलपमेंट किसके लिए? ये पर्यटक स्थल नहीं है, ये देव स्थान है। तो चलिए जानते हैं ये सब शुरू कैसे हुआ, किसने ये प्रोजेक्ट बनाया, लोग विरोध क्यों कर रहे हैं और क्या सच में इससे कोई नुकसान है या फायदा। सबसे पहले बात करते हैं लोगों के विरोध की। बिजली महादेव के आसपास 9 पंचायतों के लोग खुलकर कह रहे हैं ये रोपवे देवता की मर्जी के खिलाफ है। संघर्ष समिति का गठन हुआ है, महिलाएं पेड़ों से लिपट गई हैं, बाजार बंद रहे हैं, 203 देवदार और कायल के पेड़ काटे जा चुके हैं और लोग कह रहे हैं ये सिर्फ पेड़ नहीं, हमारी आस्था है। कंपनी किसी और को इसके इंजीनियर आप हैं? ना कौन है इसके? नहीं, इंजीनियर कौन? इंजीनियर तो आप होंगे ना, किसने काटे? नहीं, आपके द्वारा इसने। एक ग्रामीण महिला ने कहा, देवता ने खुद मना किया था, हमें पूछा तक नहीं गया। जब देवता ही हमारा इनकार कर रहा ना, देवता से बड़े हम नहीं होते, छोटे से छोटा जो कार्य करते हम, तो वो कार्य भी हमारा देवता से पूछे बगैर नहीं होता है। अब जरा पीछे चलते हैं। इस रोपवे परियोजना की शुरुआत केंद्र सरकार की पर्वतमाला योजना के अंतर्गत हुई, जिसे वर्ष 2021 में घोषित किया गया था। इसका उद्देश्य कठिन पहाड़ी क्षेत्रों में ट्रांसपोर्ट आसान बनाना और टूरिज्म को बढ़ावा देना था। बिजली महादेव रोपवे का प्रस्ताव 2019-20 के आसपास स्थानीय प्रशासन द्वारा तैयार किया गया और बाद में इसे हिमाचल प्रदेश पर्यटन विभाग तथा केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के सहयोग से राष्ट्रीय स्तर पर आगे बढ़ाया गया। 2024 में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भूमि पूजन किया, जिसके बाद पीडी बेस स्टेशन पर सामग्री पहुंची। हालांकि जुलाई 2025 तक काम जारी है और इसके साथ पर्यावरण व आस्था पर असर को लेकर विरोध भी चल रहा है। अप्रूवल कैसे हुआ? सरकार ने दावा किया कि यह राष्ट्रीय महत्व की इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना है, जिसे केंद्र और राज्य सरकार समग्र विकास के लिए जरूरी मानते हैं। क्योंकि भूमि मुख्यतः वन विभाग राज्य की है, कानूनी तौर पर पंचायत की असहमति के बावजूद उच्च स्तरीय समिति या सरकार इन्वायरमेंटल और लॉजिस्टिक्स मंजूरी दे सकती है। केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने लीनियर प्रोजेक्ट्स को तेजी से मंजूर करने हेतु हाल में नियमों में छूट दी, यानी स्थानीय असहमति जरूरी नहीं रह गई। 5 मार्च 2024 को केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने इसका शिलान्यास किया। इसके बाद जुलाई 2024 में इसे वन विभाग से स्टेज 1 मंजूरी मिली। सरकार का पक्ष। सरकार का कहना है कि ये रोपवे 2.3 किलोमीटर लंबा होगा, क्षमता होगी 36,000 लोग प्रतिदिन, लागत होगी 284 करोड़ रुपए। हर कटे पेड़ के लिए 10-15 पेड़ लगाए जाएंगे। स्थानीय विधायक सुंदर सिंह राठौर का आरोप है कि जो लोग आज पर्यावरण की बात कर रहे हैं वे पहले इस परियोजना पर चुप थे। उनका दावा है कि 2009 में हाइड्रो प्रोजेक्ट के तहत हजारों पेड़ कटे, लेकिन कोई आवाज नहीं उठी। इसलिए उन्हें यह विरोध राजनीतिक लगता है, पर्यावरणीय नहीं। बीजेपी के सरकार में 1344 पेड़ काटे गए बिजली महादेव क्षेत्र में। ये चिट्ठी है, ये लिस्ट है उसकी। उस वक्त के कहाँ गए वो फोटो, कहाँ है वो सारी? बीजेपी की सरकार 9-10 में ये कटे हैं। उसके बाद नेतागण हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि मिशन रिपीट के लिए बिजली महादेव रोपवे लगेगा। आप देखिए, ये है दोगलापन। उन्होंने यह भी बताया कि 2018 में जिस एनओसी पर दस्तखत हुए थे, उनमें कई विरोध के नेता भी शामिल थे। हिमाचल सरकार का 1% भी इसमें हिस्सा नहीं है, पूरे का पूरा केंद्र सरकार का है। ऐसे में उनको विरोध करना है तो जंतर मंतर जाएं, वो दिल्ली के जंतर मंतर में यहाँ की जनता को गुमराह मत करें। अब जब काम शुरू हो चुका है, मशीनें ऑर्डर की जा चुकी हैं,
तब विरोध करना उन्हें सही नहीं लगता। उनका यह भी कहना है कि अब यह विरोध सिर्फ पर्यावरण को लेकर नहीं बल्कि वर्चस्व की लड़ाई बन चुका है। यदि झूठे आरोप लगे तो वे कानूनी कार्रवाई भी करेंगे। लेकिन यहाँ कुछ महत्वपूर्ण सवाल खड़े होते हैं। इस प्रोजेक्ट को केंद्र सरकार की नेशनल रोपवेज डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत हरी झंडी दी गई। वन भूमि के उपयोग की अनुमति फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के अंतर्गत दी गई और इसके लिए स्टेज 1 क्लियरेंस जुलाई 2024 में मिली। अब सवाल उठता है, क्या इस क्षेत्र का कोई वैज्ञानिक निरीक्षण हुआ? परियोजना क्षेत्र में किसी फुल सीजन इकोलॉजिकल या जियोलॉजिकल सर्वे के प्रमाण नहीं है, ना ही कोई लैंडस्लाइड रिस्क जोनेशन रिपोर्ट पब्लिक डोमेन में आई है। IMD और भूगर्भ वैज्ञानिकों ने कुल्लू जिले के इस बेल्ट को पहले ही फ्रेजाइल जोन माना है। फिर भी EIA यानी इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट सिर्फ मौखिक या सरसरी रिपोर्ट के आधार पर स्वीकृत कर दी गई। कई पर्यावरणवादियों का कहना है कि यह परियोजना को मंजूरी देने के लिए फॉरेस्ट एक्ट की मूल शर्तों को लूजन किया गया। कुछ मामलों में तो नियमों को ढीला करने के लिए मंत्रालय स्तर पर विशेष छूट या एक्सेप्शंस दिए गए। 2022 में केंद्रीय वन मंत्रालय द्वारा लाए गए संशोधन के अनुसार कुछ पब्लिक यूटिलिटी प्रोजेक्ट्स को पर्यावरणीय मंजूरी के लिए कम बाध्य बनाया गया और ऐसा ही यहाँ हुआ। सरकारी अधिकारी कहते हैं कि टूरिज्म और रोजगार दोनों बढ़ेंगे। यात्रियों के लिए 3 घंटे की चढ़ाई सिर्फ 10 मिनट की राइड में बदलेगी। कहा गया कि डिजाइन में पर्यावरण की सुरक्षा का भी ध्यान रखा गया है। आंदोलन की अगली आवाज बिजली महादेव संघर्ष समिति के अध्यक्ष सुरेश नेगी की है। सुरेश नेगी कहते हैं, लोग रात को चैन से सो नहीं पा रहे हैं। हर पल उन्हें किसी अनहोनी का डर सता रहा है और अगर कल को कोई आपदा घटती है तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? लोग रात को नींद नहीं आ रही है लोगों को। नीचे गांव वाले खतरे की जद में है, उनका संरक्षण का कौन जिम्मेवार होगा? अगर कल को पहाड़ी दरकती है, नीचे हजारों लोग मारे जाते हैं तो उसका जिम्मेवार कौन होगा? प्रशासन होगी, सरकार होगी या रोपवे कंपनी होगी? इसका भी हमें जवाब चाहिए। पर्यावरण और सांस्कृतिक खतरा। लेकिन दोस्तों, सवाल उठ रहे हैं, इतने बड़े देवस्थल के पास रोपवे बनाना क्या ठीक है? क्या वहां की धरोहर, परंपरा और देववाणी की अहमियत कम हो गई है? लोग कह रहे हैं कि पहाड़ी पर दरारें पड़ रही हैं, मिट्टी खिसक रही है। IMD और भौगोलिक अध्ययन भी इस क्षेत्र को फ्रेजाइल जोन यानी भू संवेदनशील क्षेत्र मानते हैं। कुल्लू के कई गांव, कोट, चंसारी, निशाला आदि ने इस प्रोजेक्ट के खिलाफ हलचल तेज कर दी है। एक स्थानीय व्यक्ति ने कहा, बिजली महादेव का असली रूप ही उसकी कठिन यात्रा में था। अगर रोपवे आ गया तो आस्था सिर्फ एक पिकनिक स्पॉट बन जाएगी। इसके अलावा बिजली महादेव के लोक पुराणों में माना जाता है कि यह स्थान स्वयं प्रकट देव स्थान है और वहां कोई निर्माण कार्य या मशीनरी ले जाना वर्जित माना गया है। इससे पहले भी कुछ प्रयास रोके गए थे। स्थानीय आवाजें। ग्रामीण कह रहे हैं, देवता ने सपने में मना किया। ग्राम सभा की मंजूरी नहीं ली गई। महिलाएं रोती दिखी, हमारे जंगल और देवस्थल को छोड़ा जाए। और ये सिर्फ आस्था का मुद्दा नहीं है, कई लोगों का रोजगार भी जुड़ा है। वहाँ के पारंपरिक रूट से पालकी वाले, दुकानदार और गाइड। स्थानीय लोग मौजूदा रास्ते को बेहतर बनाने की बात भी कर रहे हैं, जैसे कि स्टोन स्टेप्स, सोलर लाइट्स, बारिश से बचने के लिए शेड। उनका कहना है कि मूल यात्रा को आसान बनाया जा सकता है, लेकिन उसकी आत्मा को खत्म करके नहीं। क्या बेहतर रास्ता था? अब सवाल ये है, क्या इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता था? क्या लोगों से संवाद किया गया? क्या देवस्थलों को कमर्शियल बनाना ठीक है? क्या हम विरासत और विकास के बीच संतुलन नहीं बना सकते? क्या यह प्रोजेक्ट थोड़ा और नीचे से बन सकता था, जहां देवस्थल दूर हो? क्या पहले वैज्ञानिक अध्ययन और पब्लिक हियरिंग की जरूरत नहीं थी? क्या जमीन पर जाकर वास्तव में पता किया गया कि आसपास के गांवों में लोग क्या चाहते हैं? क्या यह विकास लोगों की राय से हो रहा है या सिर्फ कागजों पर? RTI से मिले जवाबों में यह सामने आया कि कई पंचायतों ने इस परियोजना के लिए साफ तौर पर NOC देने से इनकार किया था। फिर भी स्टेज 1 क्लियरेंस कैसे मिला? ये एक बड़ा सवाल है। यह मामला अब NGT तक भी पहुंच सकता है। ये कहानी सिर्फ एक रोपवे की नहीं है, ये कहानी है आस्था, संवेदना और सरकारी निर्णय के बीच के टकराव की।
क्या आप चाहेंगे कि आपके आस्था के स्थानों पर बिना पूछे डेवलपमेंट हो? कमेंट में बताइए, क्या आप रोपवे के पक्ष में हैं या विरोध में? और अगर आपको लगता है कि इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाना चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए सच के साथ। नमस्कार।